नमस्कार। नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए विटामिन शुरू कर देते हैं। देखिए विटामिन की खोज किसने की थी? तो खोज ल्यूनिन ने की थी। नाम किसने दिया था? नाम दिया था कैसिमिर फंक ने। और विटामिन सिद्धांत किसने दिया था? हॉपकिंस और फंक ने। ठीक है, खोज ल्यूनिन ने, नाम कैसिमिर फंक ने और विटामिन सिद्धांत दिया था हॉपकिंस और फंक ने। क्या था विटामिन सिद्धांत? इसके अनुसार जो विटामिन होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में सहायक होते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपको बता चुका हूँ पहले, उपापचय जिसको हिंदी में कहते हैं, उपचय और अपचय, यानी एनाबॉलिक एक्टिविटीज प्लस कैटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कुल मिला के फूड को तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करना, एनर्जी प्रदान करना और बाद में उसी एनर्जी को फिर से स्टोर करना। ठीक है ना, और बाद में फिर वही जो एनर्जी है उसको फिर से तोड़ के फिर से एनर्जी प्रदान करना। कुल मिला के ये होती है आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कि उपापचय प्रक्रिया। ठीक है, तो ये उपापचय प्रक्रिया यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में सहायता करते हैं और साथ में शरीर को रोगों से बचाए रखने में भी सहायता करते हैं। बहुत सारे रोग होते हैं जो विटामिन की कमी से होते हैं, तो उनसे भी बचाते हैं हमें विटामिन। और इनको जब डिवाइड किया जाता है तो घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। कि पहला है वसा में विलेय विटामिन यानी फैट सॉल्युबल विटामिन, और दूसरे हैं जल विलेय विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। वसा विलेय मतलब जो वसा में घुल जाते हैं, फैट में घुल जाते हैं, और जल विलेय विटामिन मतलब जो जल में घुल जाते हैं, पानी में जो घुल जाते हैं। ठीक है, देखो एक चीज बस याद रखो, कोई एक याद रखो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। वसा में विलेय विटामिन कैसे याद रखेंगे? तो एक चीज याद रखो, कीड़ा। ठीक है ना, कीड़ा, KEDA, कीड़ा। तो कीड़ा जो है ये वसा यानी तेल में घुल गया, कीड़ा तेल में घुल गया। कीड़ा मतलब विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। ठीक है, कीड़ा। तो ये कीड़ा जो है तेल में घुल गया, तेल मतलब वसा। और इसको छोड़ के बाकी जो बचे, कीड़ा को छोड़ के बाकी जो बचे वो जल में घुलनशील है। कौन से बचे? C, एक विटामिन P होता है, आगे बताएंगे, और विटामिन B कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि बी के अलग अलग टाइप होते हैं, B1, B2, B3 ऐसे करके। ठीक है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, अलग अलग नाम के होते हैं। जैसे विटामिन ए है तो ए नाम का केवल एक ही है, डी है तो डी नाम का केवल एक ही है, लेकिन बी नाम से बहुत सारे होते हैं, B1, 2, 3 ऐसे करके। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, फिर ये सी और पी। तो ये आ जाता है कई बार एग्जाम में कि कौन सा निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में घुलनशील है। तो इसको कैसे याद करेंगे? केवल एक ही याद करो आप कि वसा में कौन सा घुलनशील होता है, तो कीड़ा, KEDA। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। विटामिन सी ऊष्मा, हीट के लिए सबसे ज्यादा संवेदी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा हीट अगर इसको देती है तो ये नष्ट हो जाता है ना। इसीलिए जैसे कि एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जब दाल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो दाल बनाने के पहले अगर उसमें नींबू डाल दिया जाए या कोई भी ऐसी चीज जिसमें विटामिन सी है उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाए, ऐसी कोई भी चीज जिसमें विटामिन सी है, फॉर एग्जाम्पल टमाटर। ठीक है, आपके टमाटर में अगर विटामिन सी है और आपने टमाटर को बहुत ज्यादा पका दिया तो वो विटामिन सी आपका उसमें से खत्म हो जाएगा। तो फिर टमाटर खाने का जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो लाभ आपको नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए कच्चा टमाटर जब आप खाते हैं तो विटामिन सी से आपको ज्यादा फायदा मिलता है। या थोड़ा सा पकाना भी है तो थोड़ा सा अगर इतना पकाए कि विटामिन सी उसका खत्म ना होने पाए, ठीक है ना, उतना आपने पकाया तो आपको विटामिन सी का फायदा मिलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा पका दिया, ऐसे कोई भी सब्जी बहुत ज्यादा पका दी या ऐसा कोई सा फल बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जिसमें विटामिन सी है, तो विटामिन सी उसका नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर उस फल को या सब्जी को खाने का जो फायदा आपको मिलना चाहिए वो फायदा आपको मिलता नहीं है। ठीक है, उसके बाद सॉरी, विटामिन ए, सी और एफ ये काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? देखो, जब हमारा शरीर, जो हम खाना खाते हैं ना, खाना जब खाते हैं तो शरीर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, खाना जब हम खाते हैं तो उसके बाद शरीर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये जो एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है, तो इसमें एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, जिस बाई प्रोडक्ट को कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल कहते हैं। मतलब आपने खाना खाया, शरीर ने उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया स्टार्ट की, वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट होने लगा। लेकिन एनर्जी तो कन्वर्ट निकलती ही है, जब खाना कन्वर्ट होता है एनर्जी में, साथ में फ्री रेडिकल्स भी निकलते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल्स मतलब
उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहती है, मतलब ऐसे एटम्स बोल सकते हैं उनको जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, उनको फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, ये जो फ्री रेडिकल होते हैं आपके शरीर के जो सेल्स रहते हैं, जो कोशिकाएं रहती हैं, उनके ऊपर हमला करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ये फ्री रेडिकल। ठीक है ना। और ये फ्री रेडिकल कैसे बढ़ते हैं, आप समझ लो जब भी आपने खाना खाया और खाने के बाद एनर्जी बनी उस खाने से, या आप जो स्मोकिंग करते हैं उससे भी आपका फ्री रेडिकल बन सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से फ्री रेडिकल अगर आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, तो वो फ्री रेडिकल्स आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करने के लिए, ताकि आपके शरीर की कोशिकाओं को या सेल्स को वो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो नुकसान ना पहुंचाए, उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, इस चीज में एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके शरीर को फायदा पहुंचाती है। तो कुल मिला के एंटीऑक्सीडेंट का मतलब यही होता है कि आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं जो आपके शरीर के अंदर सेल्स को या कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, उनके पास एक जो इलेक्ट्रॉन रहता है एंटीऑक्सीडेंट के पास, एंटीऑक्सीडेंट अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स को दे देते हैं। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स को दे दिया तो फ्री रेडिकल जो था आपका न्यूट्रल हो गया, है ना। तो जब वो न्यूट्रल हो गया तो आपकी जो कोशिकाओं के ऊपर है वो अब वो हमला नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, देखो किसी भी आयन में जब चार्ज रहता है, या तो पॉजिटिव चार्ज रहता है या नेगेटिव चार्ज रहता है तभी वो दूसरे की तरफ आकर्षित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl यानी नमक का आप अपने एग्जांपल सुना होगा, सॉल्ट का Na+Cl-। ठीक है, तो एक में प्लस चार्ज है, एक में माइनस चार्ज है। प्लस माइनस चार्ज होने के कारण दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। अगर दोनों को न्यूट्रल कर दिया जाए ना, Na+ को न्यूट्रल कर दिया जाए, Cl- को न्यूट्रल कर दिया जाए, तो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। सेम आपका जो रहता है फ्री रेडिकल रहता है, फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को दे देता है, जिससे आपका जो फ्री रेडिकल रहता है न्यूट्रल हो जाता है और फिर आपके जो सेल्स रहते हैं उनको डैमेज नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन B6 और B12। ये याद रख लीजिए, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के विकास के लिए सहायक होता है। विटामिन B17 एंटी कैंसर गुणों से युक्त होता है और गेहूं के पौधे के पत्ते में पाया जाता है। वैसे आता नहीं है किसी एग्जाम में ये पहले वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन C। ठीक है ना। B6 और B12 तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के विकास के लिए अति आवश्यक होता है। विटामिन B17 ये एंटी कैंसर गुणों से युक्त होता है, B17। ठीक है, गेहूं के पौधों के पत्तों में पाया जाता है। ठीक है, जो गेहूं की बालियां होती है ना, मतलब पकने के पहले की जो बालियां होती है, जो पत्ते होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। अब देख लेते हैं वसा विलेय विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से आपको बताए थे, कौन से ट्रिक बताए थे, कीड़ा KEDA, कीड़ा। ये सारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वसा विलेय विटामिन होते हैं। तो पहले विटामिन से स्टार्ट करते हैं, A से। ठीक है, अब देखो इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जैसा मुझे याद था वैसे बता रहा हूँ, आपको जैसे भी याद हो वैसे याद कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो विटामिन ए से शुरुआत कर रहे हैं तो आप अपने शरीर में सबसे ऊपर से शुरुआत करो। ठीक है, शरीर में सबसे ऊपर आंखें होती, आंखें। ठीक है ना, आंखों में क्या होता है, रेटिना, है ना। वर्ड्स में अगर बात की जाए तो ए सबसे पहले आता है, वर्ड्स में ABCD, ए पहले आता है। ठीक है ना, और शरीर में बात की जाए ऊपर से तो सबसे पहले क्या आता है, हमारी आंखें आती हैं। ऐसा इमेजिन करो, आंखें आती हैं और आंखों में होता है रेटिना। ठीक है ना इसलिए विटामिन A का जो वैज्ञानिक नाम है, जो साइंटिफिक नाम है, क्या नाम है, रेटिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल नंबर 1, विटामिन A रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में दिखना कम हो जाता है। इसका नाम ही है ना रतौंधी, रतौंधी, रात औंधी। रात में जो इंसान अंधा हो जाता है ना, रात में अंधा बोलते हैं ना, भाई रतौंधी हो गया क्या, ऐसा। तो रात में जब किसी इंसान को दिखाई नहीं देता तो उसको बोलते हैं भाई रतौंधी हो गया क्या, रात को दिखता नहीं है क्या। इंग्लिश में इसी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी जब रोशनी कम हो जाती है तो उस समय आपको दिखना कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो आंख होती है, जो सामने का रेटिना होता है, उसमें केराटिन का जमाव होता है। तो उस केराटिन के जमाव को रोकता है, कौन रोकता है, ये विटामिन A। ठीक है आंख की जो पुतली होती है ना सामने, उसमें केराटिन का जमाव होने लगता है ना, जमने लगता है केराटिन। और जब वो केराटिन जमने लगता है तो आपको दिखना धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जो केराटिन है वो ना जमने पाए, इसके लिए विटामिन A काम आता है। विटामिन A क्या करता है, उस केराटिन को आपकी आंखों के रेटिना में या पुतली में जमने से
रोकता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं रेटिनॉल। रेटिना को बचाने का काम करता है तो रेटिनॉल है, ठीक है ना। और रेटिनॉल मतलब आंख से रिलेटेड कौन सा रोग है? रतौंधी। हिंदी में रतौंधी आता है, इंग्लिश में आता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, रेटिनॉल इंपॉर्टेंट है, रतौंधी इंपॉर्टेंट है। और इसको एक बोलते हैं एंटी जीरोफ्थैलेमिक विटामिन। एंटी जीरोफ्थैलेमिक विटामिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक रोग होता है जीरोफ्थैलेमिया। जीरोफ्थैले जीरोफ्थैलेमिया को आप बोल सकते हैं कि आपकी आंखों का जो क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोल सकते हैं, या उसको कंजक्टिवा भी कहते हैं कई बार, ठीक है ना। तो वो थोड़ा अबनॉर्मल तरीके से सूखने लगता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगते हैं, ठीक है, तो उससे बचाता है। इसको बोलते हैं जीरोफ्थैलेमिया, है ना, जीरोफ्थैलेमिया। आंख का जो कॉर्निया होता है उसमें ड्राइनेस हो जाती है, कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसी को बोलते हैं जीरोफ्थैलेमिया। तो इस चीज को रोकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एंटी जीरोफ्थैलेमिक विटामिन। और इसी को किरीटोमेलेशिया भी कहते हैं, ठीक है, किरीटोमेलेशिया। जीरोफ्थैलेमिया भी कहते हैं, किरीटोमेलेशिया भी कहते हैं। कुल मिला के सूखने लगती है, जो जो आपका कॉर्निया होता है वो सूखने लगता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण। तो उस रोग को कहते हैं जीरोफ्थैलेमिया या किरीटोमेलेशिया कहते हैं। और किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। शरीर के कौन से अंग से संबंधित है? आंख से संबंधित है, ठीक है ना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो रिपीट होता है, रतौंधी। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या कहते हैं? रेटिनॉल। बहुत आसान है याद रखना, आंख से रिलेटेड है तो रेटिना कहाँ पे होता है? आंख में होता है, ठीक है ना। स्रोत देख लीजिए, स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे मेन स्रोत है दो जो आपको याद रखते हैं, विटामिन ए का। मतलब कुल मिला के जो आपने सुना जाता है ना कि इससे आंखें तेज होती हैं, जो कहा जाता है गाजर खाने से आंखें तेज होती हैं, तो गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो विटामिन ए का निर्माण करता है, इसीलिए कहते हैं कि गाजर खाने से आंखें तेज होती हैं। आम में भी पाया जाता है, पपीता में भी पाया जाता है विटामिन ए, टमाटर में भी पाया जाता है, और कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर तेल में ही पाया जाता है। कॉड लीवर तेल क्या होता है? कॉड एक प्रकार की मछली होती है, उसके लीवर से जो तेल निकाला जाता है उसको कहते हैं कॉड लीवर ऑयल। तो ये देखिए भाइयों, ये होती है कॉड मछली, है ना, ये इस टाइप की मछली होती है, कॉड, मछली का नाम कॉड होता है। और इसी के लीवर से जो तेल निकलता है ना, उसी को बोलते हैं कॉड लीवर ऑयल। इस टाइप का मिलता है कॉड लीवर ऑयल, है ना। कॉड मछली का नाम है, उसके लीवर से तेल ये लोग निकालते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कॉड लीवर ऑयल, ठीक है भाई। इंसान का कोई भरोसा नहीं भैया, इसको जहां जिसके लीवर में जो मिलेगा उससे वो निकाल लेगा, है ना। उसको पता चला भैया मछली के लीवर में होता है तो मछली के लीवर से ही तेल निकाल रहा, ठीक। तो ये होता है आपका कॉड लीवर ऑयल, ठीक है, कॉड लीवर ऑयल, मछली का तेल जिसको कहते हैं, उसमें विटामिन ए आपका पाया जाता है, तो उसको भी पीते हैं लोग। क्या क्या पीते हैं लोग भाई। और इसके अलावा एक होता है सुनहरा चावल, गोल्डन राइस भी होता है, उसमें बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए को एक और नाम से जाना जाता है संक्रमण रोधी विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन या संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन डी। आपने सुना होगा क्या कि धूप में बैठा करो विटामिन डी मिलता है, धूप में बैठा करो विटामिन डी मिलता है, सुना होगा ना, धूप में बैठा करो विटामिन डी मिलता है। सही बोलते हैं, धूप में बैठने से विटामिन डी होता है। अब इसको याद कैसे करते हैं समझो। देखो, आप धूप में बैठोगे आपको विटामिन डी मिलेगा, उससे आपकी हड्डियां कमजोर होंगी। जो बोल रहा हूं सेंटेंस याद रखो। आप धूप में बैठोगे आपको विटामिन मिलेगा, उससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, ठीक है, मजबूत हड्डियां मजबूत होंगी या कमजोर नहीं होंगी। हड्डियां किससे मिलकर बनती हैं? कैल्शियम से। किससे बनती है? कैल्शियम से मिलकर बनती है, ठीक है। यानी विटामिन डी की वजह से आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम है वो बन रहा है, यानी मजबूत हो रहा है। तो इसीलिए विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। बात आई समझ में। विटामिन डी की मदद से शरीर कैल्शियम का निर्माण कर रहा है, हड्डियां आपकी मजबूत हो रही हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल। ये याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, सनशाइन, क्योंकि सूरज की रोशनी में जब आप बैठते हैं तो उससे आपका शरीर जो होता है विटामिन डी का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखो कार्य क्या होता है। आंतों यानी आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, उसमें इंटेस्टाइन में, आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक तथा हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक। देखो क्या होता है, आप जो खाना खाते हैं, ठीक है, खाली खाना खाने से नहीं होता है, शरीर को उस खाने को अब्जॉर्ब भी करना होता है, अवशोषण भी करना होता है। नहीं शरीर अवशोषण करेगा उस खाने का, नहीं अब्जॉर्ब करेगा तो जितना खाओगे उतना पूरा निकल जाएगा पीछे से, ठीक है ना। शरीर अगर अब्जॉर्ब नहीं करता है किसी चीज को तो उस चीज के खाने से कोई फायदा नहीं होता है ना।
तो ये क्या करता है, जब शरीर खाना खाता है, ठीक है, खाना खाने के बाद जैसे ही वो आपके आंतों में वो खाना, इंटेस्टाइन में वो खाना पहुंचता है, तो इंटेस्टाइन से ही कैल्शियम का और फास्फोरस का अवशोषण, इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण विटामिन डी की सहायता से होता है। ठीक है, अगर शरीर में विटामिन डी नहीं होगा तो आंतों में जब भोजन जाएगा तो कैल्शियम और फास्फोरस तो बनेगा, वो तो रहेगा, लेकिन वो कैल्शियम और फास्फोरस आपके शरीर को नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। बात आई समझ में? कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन में ये मदद करता है, सहायता करता है, नंबर एक। नंबर दो, हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। हड्डी याद रखो, विटामिन डी हड्डी है ना, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और भाई हड्डी की कमजोरी का जो एक रोग होता है रिकेट्स, है ना, बच्चों में अगर हड्डी की कमजोरी का रोग है तो उसको रिकेट्स कहते हैं, और वयस्कों में यानी 18+ के बच्चों, बड़ों में अगर हड्डियों की कमजोरी का रोग होता है तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया, देखो ऑस्टियो एक रूट वर्ड है, OSTEO, ऑस्टियो जिसका जो हड्डी से संबंधित होता है, ठीक है, हड्डी से संबंधित होता है ऑस्टियो, इसलिए बड़ों में इस रोग को बोलते हैं, जो हड्डी का रोग होता है, ऑस्टियोमेलेशिया, और बच्चों में जो हड्डी का रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स। मैं आपको दिखा देता हूँ रिकेट्स। ये देखो भैया, ये है रिकेट्स। अब मेरे को ये मत बोलना हो दादा ये क्या क्या दिखा रहे हो तुम, देखो देखोगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो जो टांगे रहती है ना मुड़ जाती है, उनको बोलते हैं रिकेट्स। ये नॉर्मल बोन्स, बड़ा करके दिखा देता हूँ, देखो देखो, ये होती है नॉर्मल बोन्स। देखो इमेज इसलिए दिखा रहा हूँ तो भाई इमेज से ज्यादा याद रहता है, क्योंकि किताब में पढ़ते तो हैं रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है। एक बार देख लो भैया रिकेट्स होता कैसा, देखो ऐसा होता है रिकेट्स। ये नॉर्मल बोन से पैर की हड्डी आपकी एकदम सीधी रहती है। रिकेट्स जब होता है तो पैर की हड्डियां धनुष के आकार की हो जाती है। धनुष समझते हो ना, धनुष, तीर धनुष वाला धनुष, तो देखो ऐसी हो जाती है, या तो बाहर की तरफ ऐसे मुड़ जाएंगी, ये बाहर की तरफ से अजीब सी आकृति बना रही है पता नहीं क्या, और एक अंदर की तरफ से एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग जाएंगी, तो ये अंदर से मुड़ जाएंगी अंदर की तरफ। इसी को बोलते हैं रिकेट्स, है ना। रिकेट्स एडल्ट भी देख लेते हैं, रिकेट्स एडल्ट। ये देखो भैया, ओ दादा देखो ऐसा हो जाता है पैर भैया, है ना। ये देखो ऐसा, ये दिल्ली जाता है, ये मुंबई जाता है, या फिर ऐसे धनुष के जैसा ऐसा आपस में मिल जाता है, ठीक है। तो ये पैरों की हड्डियां जो रहती हैं इनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, मजबूती नहीं रहती है, तो ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं, ठीक है, रिकेट्स। ठीक है, और बच्चों में इसी को बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियो जो वर्ड रहता है वो हड्डियों से संबंधित रहता है ना, ऑस्टियो वर्ड हड्डियों से संबंधित रहता है, और लॉजी का मतलब होता है पढ़ना, इसलिए ऑस्टियोलॉजी यानी हड्डियों का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं विटामिन डी। क्या करता है विटामिन डी? विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में उपस्थित 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से होता है। मतलब जब आप धूप में बैठते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आप धूप में बैठे तो आपके स्किन में जो ऊपर की त्वचा रहती है उसमें एक कंपाउंड रहता है जिसका नाम रहता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। इस 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये विटामिन डी का निर्माण करने लगता है। बताइए समझ में, विटामिन डी का निर्माण करने लगता है ना। अब इसके स्रोत देख लेते हैं कैसे कैसे विटामिन डी आपको मिलता है। तो एक तो आपको कॉड लीवर ऑयल बताया था, इससे विटामिन ए भी मिलता है और डी भी मिलता है, ठीक है, कॉड लीवर ऑयल से। और सूर्य का प्रकाश, देखो जो नॉन वेजिटेरियन है तो उनके लिए तो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं विटामिन डी की। मछली का तेल का कैप्सूल ही आता है ना, विटामिन ई का, मछली का तेल का। लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए ज्यादातर सिर्फ 2 ही सोर्स होते हैं विटामिन ई के, विटामिन डी के। एक होता है आपका सूर्य का प्रकाश, और एक थोड़ा मशरूम से भी आपको विटामिन डी मिल जाता है, ठीक है ना। वेजिटेरियन लोगों के लिए 2 होता है, और भैया जो मांस मछली वाले हैं तो मछली का तेल पियो, है ना। विटामिन ई को देख लेते हैं आप। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है विटामिन ई में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो है ये कि विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल, है ना। ये कई सारे एग्जाम्स में आता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। इसे सुंदरता का विटामिन कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। सुंदरता का विटामिन इसलिए कहते हैं कि अगर विटामिन ई की पर्याप्त मात्रा आप ग्रहण कर रहे हैं तो आपकी स्किन से, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का अंदाजा नहीं लग सकेगा और आप लोगों को धोखा दे सकते हैं, ठीक है, कि आप कम उम्र के हैं। आगे बढ़ते हैं। इसे एंटी स्टेरिलिटी ये थोड़ा गलत लिखा है, स्टेरिलिटी है ना, स्टेरिलिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपके सामने लिखा ना स्टेरिलिटी, क्या लिखा है, स्टेरिलिटी is the physiological inability to effect sexual reproduction in a living thing
मेंबर्स ऑफ हुज काइंड ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। कुल मिला के मतलब ये है कि पुरुष या स्त्री दोनों में से किसी में भी ये कंडीशन हो सकती है अगर वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो। पुरुष में या शुक्राणुओं की कमी है, और स्त्रियों में बात की जाए अगर अंडाणुओं की कमी है ना, तो उसे स्टरलिटी के अंदर गिना जाएगा। इसका मोस्ट कॉमन नाम जो आपने सुना होगा वो इनफर्टिलिटी सुना होगा, है ना, इनफर्टिलिटी। और हिंदी में जैसा कि यहाँ पे लिखा है, एक मिनट, ये क्या लिखा है हिंदी में, नीचे कहाँ गया, बांझपन कहीं पे लिखा होगा, ये देखो, कमी, बांझपन। पुरानी मूवी में आपने देखा होगा ना, कई सारी पुरानी मूवीज जो रहती हैं जिनको मतलब औरतों को जब बच्चा नहीं होता, जो उनकी जो सास रहती है वो कई बार ताने दिया करती है कि ये तो बांझ है, ये तो बांझ है ना। तो तब बांझ का मतलब समझ नहीं आता था इसका मतलब क्या है। मैं बांझ को बाज समझता था, एक पक्षी होता है ना बाज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये दोनों में हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है और स्त्री में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं में होता है, ये पुरुषों में भी होता है ना। पुरुषों में अगर शुक्राणुओं की कमी है या फर्टाइल नहीं है, और महिलाओं में अगर अंडाणुओं की कमी है, एक्स की कमी है, तो ये उनमें हो सकता है ना। तो ये आप याद रखेंगे, जनन क्षमता प्रभावित करता है कौन, विटामिन ई, है ना। पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है, इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल, ठीक है। ये सुंदरता का विटामिन, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एंटी स्टरलिटी विटामिन है, इसका मतलब ये है कि जो अगर बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके इलाज में भी इसका यूज किया जाता है। कार्य युग्मकों का निर्माण करना। युग्मक मतलब पुरुष, युग्मक दो पार्ट, दो को मिला के युग्मक बनता है, गैमेट्स। एक पुरुष का जो होता है वो शुक्राणु होता है, महिला का जो होता है वो अंडाणु होता है, ठीक है। दोनों जब मिलते हैं तब युग्मक का निर्माण होता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, और आरबीसी के निर्माण में ये सहायक होता है, ठीक है। स्रोत वही है घिसे पुराने, साबुत अनाज, होल ग्रेन्स। साबुत अनाज का मतलब शायद बता चुका था, अगर नहीं बताया तो फिर से बता देता हूँ। साबुत अनाज जो बिना पॉलिश किया हुआ अनाज होता है, ठीक है। जैसे एकदम चमचमाता हुआ चावल अब जब आप लेते हैं, उसका मतलब ये उसको पॉलिश कर दिया गया, यानी ऊपर की लेयर उसकी निकाल दी गई है, तो वो साबुत नहीं होता है, होल ग्रेन्स नहीं होता। तो बिना पॉलिश किया हुआ जो अनाज होता है, ठीक है, जैसे चावल की बात कर रहा हूँ, तो वो साबुत में गिना जाता है ना। फिर गेहूं की पत्तियां हो गई, वीट जर्म हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन ई में पत्तेदार सब्जियां। ये जो पत्तेदार सब्जियां है ना, पत्तेदार सब्जियां, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कि इसका स्रोत है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट आता है, विटामिन टोकोफेरॉल। विटामिन के नाम, एमपीपीएससी की बात अगर करें तो इसमें देखो बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा ना अगर, तो वो किसी के बाप से नहीं बनने वाला, बहुत ही हार्ड पूछ लेगा, तो ठीक है ना। बहुत बड़े वैज्ञानिक हो, प्रोफेसर हो, तो भी नहीं बता पाओगे, ऐसा क्वेश्चन उसमें आ जाता है। तो अपने को इजी और मॉडरेट क्वेश्चन लेके चलना है ना, कि इजी क्वेश्चन अपने से और मॉडरेट क्वेश्चन अपने से गलत ना हो पाए, ठीक है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से नपुंसकता भी कह सकते हैं इसको, या बांझपन आ जाता है, या जनन क्षमता कम हो जाती है, और आरबीसी की कमी हो जाती है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज विटामिन का खेल खत्म करते हैं, ठीक है। देखिए, विटामिन जो बचे हुए थे, विटामिन के, और विटामिन के ये विटामिन खत्म हो जाएंगे, इसके बाद हम देखेंगे जो जल में घुलनशील विटामिन है, वाटर सोल्युबल विटामिन, ठीक है। देखो, विटामिन के को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन के। इसका जो रासायनिक नाम जो अक्सर एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो नाम, फिलोक्विनोन और नेफ्थाक्विनोन, ये दो अक्सर आता है ना एग्जाम में। इसके अलावा मेनाक्विनोन भी नाम है, लेकिन ये दो बस ये याद रखो। देखो, के है ना लास्ट में, के, तो के से नाम रखो क्विनोन, है ना। के से नाम रखो क्विनोन, ये याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ। के से नाम रखो क्विनोन। अब या दो कभी साथ में एग्जाम में नहीं देगा, कोई एक ही देगा, या तो फिलोक्विनोन दे देगा, या नेफ्थाक्विनोन दे देगा, या मेनाक्विनोन दे देगा, ठीक है ना। फिलोक्विनोन, नेफ्थाक्विनोन, मेनाक्विनोन, के से याद रख लो, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, के से क्विनोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आता है ना। अब कार्य क्या है इसका, देखो, चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में सहायक है ना। रक्त का थक्का बनाता नहीं है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का मतलब ब्लड क्लॉट बोलते हैं, है ना। रक्त का थक्का बनाने में या ब्लड क्लॉट बनाने में कौन सा विटामिन काम आता है, तो विटामिन के काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गए। एक नाम क्या है इसका, रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, नेफ्थाक्विनोन या मेनाक्विनोन, और चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक है। रक्त का थक्का बनने की एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को जो बढ़ाता है, एक्टिवेट करता है जो विटामिन, उसको विटामिन
के कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का बनना प्रभावित होता है। मतलब क्या है, मतलब आपको जब चोट लग जाती है तो आप ब्लड क्लॉट बन जाता है जिस जगह पे चोट लगती है। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये देखो, जैसे मान लो ये आपकी स्किन है ना, ये बाहर ये स्किन है और यहाँ पे आप किसी चीज से टकरा गए या कुछ कट गया तो इधर पे चोट लग गई। तो जैसे ही चोट लगती है तो यहाँ से क्या होता है, ब्लड आपका बहने लगता है, खून यहाँ से आपका बहने लग जाता है ना। तो अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो यहाँ पे ब्लड का थक्का नहीं बनेगा, क्लॉट नहीं बनेगा और खून जो है बहता जाएगा, वो रुकेगा नहीं। ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। ठीक है ना। और थक्का दिखता कैसा है, वो कुछ ऐसा दिखता है। देखो, ये आपके प्लेटलेट्स होते हैं, है ना, ये आपके प्लेटलेट्स होते हैं और ये जो आपको व्हाइट कलर का मैश या आप इसको मकड़ी का जाला कह लीजिए। ठीक है ना। अगर आपको देखना होगा तो यूट्यूब पे एनिमेशन वीडियो बहुत सारे पड़े हैं। ठीक है, इसको बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो रक्त का थक्का बनाने आपको एनिमेशन के थ्रू बता देंगे कि रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉट कैसे जमता है ना। ये जो है ये एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन का नाम क्या है, ये फाइब्रिन है ना, फाइब्रिन, फाइब्रिन। ठीक है ना। तो ये जो फाइब्रिन है आपका, ये प्लेटलेट्स को आपस में ऐसे मैश करके बांध लेता है। जहां पे आपको चोट लगी है ये प्लेटलेट्स जाके वहां पे चिपकने लग जाते हैं, है ना। ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है ना प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स चिपकने लग जाते हैं। मैं प्रोसेस बता देता हूँ। ये देखो, थोड़ी सी प्रोसेस समझ लो ऊपर ऊपर से क्या होता है। देखो, जैसे ही आपको चोट लगती है यहाँ पे, है ना, ये चोट लगती है तो देखो खून में आपके प्लेटलेट्स भी ऐसे बहते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही प्लेटलेट्स को पता चलता है कि चोट लगी है, प्लेटलेट्स इन ब्लड वेसल्स स्ट्राइक रफ सरफेस एंड ब्रेक एंड प्लेटलेट रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी यहाँ से इतना समझिए कि जैसे ही चोट लगती है तो प्लेटलेट्स जैसे गुजरते हैं यहाँ से तो वो रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया। तो ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करते हैं और यहाँ पे चिपकने लग जाते हैं। ये इस एरिया पे, इसको ये जो लंबा लंबा बना है तो अभी इसको प्लेटलेट्स ऐसे समझो। हालांकि प्लेटलेट्स ऐसे थोड़ा गोल टाइप के होते हैं, ऐसा ऐसे होते हैं ना, ऐसे दिखते हैं आपके प्लेटलेट्स। ठीक है, तो उस सरफेस पे जहां पे आपको चोट लगी है प्लेटलेट्स वहां पे जाके चिपकने लग जाते हैं, इधर चिपकने लग जाते हैं, लेकिन अच्छी तरह से नहीं चिपकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से चिपकेंगे जब लास्ट स्टेज आपका है जो एकदम थक्का बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। ये रिलीज एज ए सिग्नल करते हैं कि अब कहीं पे चोट लगी है ना, कहीं पे चोट लगी है, प्रोसेस स्टार्ट करो ब्लड क्लॉट जमाने की, एज अ सिग्नल, है ना। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका रिलीज करते हैं। फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन। देखो, ये प्लेटलेट्स हैं, इन्होंने रिलीज क्या किया, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और एक कैल्शियम, जब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और एक कैल्शियम जब आपस में दोनों मिलके, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आपस में मिलके किसको एक्टिवेट करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये भी एक टाइप का प्रोटीन है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये भी एक टाइप का प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन मेड बाय द लीवर इज चेंज्ड इनटू थ्रोम्बिन बाय थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पे बनता है, ये लीवर पे बनता है। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पे बनता है, देखो प्रोसेस थोड़ा सा लंबी है ना। आपको लग रहा होगा इतने सारे एक ही जैसे नाम है इसमें, है ना, सारे लगभग एक ही जैसे नाम है इसमें। कुल मिला के एंड में ऐसा होता है कि एंड में जो ये फाइब्रिनोजिन है, ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये फाइब्रिन जो है मकड़ी के जाले के जैसा होता है। ये फाइब्रिन क्या करता है, जो आपके प्लेटलेट्स है ना, यहाँ पे जो प्लेटलेट्स चिपकने लग जाते हैं तो फाइब्रिन उनको बांध देता है ना। ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये फाइब्रिन है। तो ये ब्लड क्लॉट्स जो हैं आपके जहाँ पे चोट लगी वहां पे चिपके रहते हैं, तो फाइब्रिन जाके वहां पे इनको ऐसे बांधने का काम करता है, मकड़ी के जाले के जैसा, कि वहां से बंद हो जाए पूरी तरह से और खून आगे ना बहे, है ना। तो ये ब्लड क्लॉट की एक प्रक्रिया है। प्लेटलेट्स जो होते हैं रिलीज करते हैं क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम दोनों आपस में मिलके किसको एक्टिवेट करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन ये जो रहता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन। ऐसे नहीं आएगा एग्जाम में, आपसे समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थ्रोम्बिन में। ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। लिखा ना, थ्रोम्बिन, ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन चेंजेस फिब्रिनोजिन टू फिब्रिन। ये जो फिब्रिनोजिन है इसको किस में कन्वर्ट करता है, फिब्रिन में, या फाइब्रिन भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो फाइब्रिन है लास्ट, एकदम लास्ट का प्रोडक्ट है ना, ये फाइब्रिन एकदम लास्ट का प्रोडक्ट है, आखिरी में बनता है। ठीक है, तो ये जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं उनको बांध देता है आपस में। तो एग्जाम में अगर आप उसकी एमसीक्यू की बात करें
तो एमसीक्यू में क्या आएगा, आप सिर्फ नाम याद रख लीजिए कि निम्न में से कौन सा रक्त का थक्का जमाने में सहायक है या रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो नाम याद रखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, लगभग एक ही जैसे नाम है, थ्रोम्बिन, फेब्रिनोजिन एंड फाइब्रिन। ये फाइब्रिन जो है ये लास्ट का प्रोडक्ट है। और जो विटामिन आपको याद रखना है इसमें, कौन सा विटामिन है, विटामिन के आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है और प्रोथ्रोम्बिन है, ये दोनों क्या है, प्रोटीन है ना। बस इतना भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चोट लगने पर ये बता दिया। और लीवर में निर्माण होता है ना, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण किस में होता है, लीवर में होता है। और ये बता दिया आपको रक्त का थक्का बनना प्रभावित करता है। और कहाँ से मिलता है आपको ये विटामिन के, आपको कहाँ से मिलता है, तो ये वीट जर्म तो ऊपर आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आंतों में इंटेस्टाइन जो होती है मनुष्य की, उसमें बैक्टीरिया एक पाया जाता है, वो इसका निर्माण करने में सहायक होता है, विटामिन के का निर्माण करने में सहायक होता है। ठीक है, आंतों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। और एक वर्ड और है यहाँ पे, क्या, एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं, देखो, हेमरेज आपने वर्ड सुना होगा ना, हेमरेज, बताता हूँ। ये देखिए, हेमरेज, हेमरेज प्रोनाउंस करते हैं इसको। ठीक है, दिखने में कुछ और लग रहा होगा, हाइमोरेज, लेकिन हेमरेज इसको प्रोनाउंस करते हैं। आपने एक बहुत फेमस वर्ड सुना होगा, ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज आपने एक वर्ड सुना होगा, उसका मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग, खून का बहना। डेफिनेशन देखिए, एन एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम रप्चर्ड ब्लड सेल। रप्चर्ड का मतलब होता है जहाँ पे चोट किसी जगह पे लगी होती है, उसको रप्चर्ड कहते हैं, जो टूट फट जाता है। ठीक है ना, तो आपको जब कहीं पे चोट लग जाती है और उस चोट से एक जगह बन जाती है जहां से आपका खून बहने लगता है, उसी को हेमरेज कहते हैं। तो ब्रेन में जब ब्लीडिंग होती है, आपके ब्रेन में ब्लीडिंग होती है, तो उसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज। किसी भी जगह पे ब्लीडिंग आपकी हो रही है तो उसको हेमरेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस हेमरेज को रोकता है कौन, रोकता है, विटामिन के रोकता है। कैसे रोकता है? जो ब्लड का क्लॉट, खून का थक्का जमाने में सहायता करके, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहते हैं, है ना, क्योंकि हेमरेज को रोकता है। हेमरेज मतलब खून का बहना, उसको ये रोकता है ना। तो ये इतने इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिया। इसको रिवाइज करिएगा, 2-3 बार और वीडियो को देख लेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और आंतों में बैक्टीरिया इसका निर्माण करने में सहायक होते हैं। आंतों में एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जो इसका निर्माण करता है, और वीट जर्म में ये पाया जाता है, अंकुरित गेहूं में। उसके बाद विटामिन डी हार्मोन के समान कार्य करता है। कौन सा हार्मोन? थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन, ये देखिए, विटामिन डी वाले, पहले आपको विटामिन डी के बारे में पहले बता चुका हूँ, यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे। थायरोकैल्सिटोनिन ये हार्मोन्स वाले चैप्टर का है मेनली, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। थायरोकैल्सिटोनिन, ये इसका काम क्या है थायरोकैल्सिटोनिन का, और ये सीक्रेट कहाँ से होता है ये देख लेते हैं। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन ऑल्सो कॉल्ड कैल्सिटोनिन, है ना, या तो चूंकि थायराइड से निकलता है इसलिए थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं, और नॉर्मली कैल्सिटोनिन भी इसको कह सकते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड एंड लोअर्स द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द ब्लड, है ना। मतलब क्या, आप ये समझ लो कि ब्लड में आपके कैल्शियम की मात्रा ना बढ़ जाए और फॉस्फेट की मात्रा ना बढ़ जाए, इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट करता है। बात आई समझ में? यानी कि कुल मिला के यहाँ कैल्शियम की बात हो रही, कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की बात हो रही, लेकिन कैल्शियम से आप समझिए। नंबर 1 चीज ये क्या है, जो थायरोकैल्सिटोनिन है, कैल्सिटोनिन है, ये आपके कहाँ से निकल रहा है? थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है, और ये ब्लड में आपके जो कैल्शियम की मात्रा है उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब कम करता है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम से रिलेटेड है, कैल्शियम को कम करता है। वहीं अगर हम उसकी क्या कहते हैं, विटामिन डी की बात करें, थायरोकैल्सिटोनिन तो हार्मोन हो गया, ठीक है। विटामिन डी की आप बात करें तो विटामिन डी का काम क्या है? पहले आपको बता चुका हूँ विटामिन डी का काम कहाँ कहाँ से मिलता है, ये भी बता चुका हूँ आपको कि सूरज की रोशनी में आप बैठेंगे तो आपकी जो बॉडी है विटामिन डी प्रोड्यूस करेगी, है ना। तो क्या लिखा है? विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स बिकॉज इट हेल्प्स द बॉडी यूज कैल्शियम फ्रॉम द डाइट। ट्रेडिशनली विटामिन डी डेफिशिएंसी हैज बीन एसोसिएटेड विद रिकेट्स। ये मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, ठीक है ना। इन विच द बोन्स टिश्यू डजंट प्रॉपरली मिनरलाइज लीडिंग टू सॉफ्ट बोन्स एंड स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, है ना। यानी कि हड्डियां जो है आपकी कमजोर हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है रिकेट्स के कारण। तो विटामिन डी क्या करता है? आपकी बॉडी जो है ब्लड को कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करे, ब्लड से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करे आपकी बॉडी,
विटामिन डी उस चीज में सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना। वहीं पे थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, ये आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा ना हो जाए तो कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। अगर ज्यादा हो जाएगी ब्लड में कैल्शियम की मात्रा तो उसको कम करने का काम कौन करता है, कैल्सिटोनिन करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि विटामिन डी जो है हार्मोन के समान कार्य करता है, थायरोकैल्सिटोनिन के समान कार्य करता है ना। विटामिन डी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है और ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जल विलेय विटामिन देख लेते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, देखो वसा विलेय विटामिन या लिपिड में या फैट सोल्यूबल विटामिन तो मैंने आपको बता दिया था, कीड़ा के नाम से बताया था, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, कीड़ा, ठीक है ना। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, वसा में विलेय विटामिन है, ठीक है। उनको छोड़ के बाकी जो विटामिन बचे, यहाँ पे नहीं लिखा, बी कॉम्प्लेक्स भी होगा यहाँ पे ना, बी के जितने भी विटामिन होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स, सी और विटामिन पी, ठीक है ना। ये सारे जितने विटामिन होते हैं कौन कौन से, बी कॉम्प्लेक्स, सी और पी, ये सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, यानी कि जल में घुलनशील या जल विलेय विटामिन इन्हें कहा जाता है, ठीक है। B1 से शुरुआत कर, बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि बी के कई फॉर्म होते हैं, B1 B2 B3 ऐसे करके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, इसीलिए उसको बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। B1 की बात करें तो जो रासायनिक नाम मैं आपको बताता हूँ कि हर विटामिन का एक रासायनिक जो नाम होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन MPPSC में आता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। बहुत हार्ड आएगा तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि वो बनेगा नहीं किसी से, तो नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे आएंगे और अक्सर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि डायरेक्ट रासायनिक नाम पूछ लेता है, क्या है, थायामीन, है ना। थायामीन और एंटी बेरीबेरी, एंटी बेरीबेरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेरीबेरी जो रोग है उससे बचाता है ये विटामिन B1, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट नाम आप याद रखेंगे, थायामीन। अब कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रख लो, देखो बी से स्टार्ट कर लो तो एक थन, एक थन, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, एक थन, थन समझते हो ना, वो जो गाय का और भैंस का होता है, बकरी का होता है ना, थन, उसको बोल रहा हूँ थन, एक थन। एक का मतलब B1, B1 एक थन। ऐसे B2 का बताऊंगा, B2 का मतलब दो सींग, वो आगे बताता हूँ आपको, अभी इससे याद करो, एक थन, है ना, थायामीन, है ना, एक थन, यार B1 का जो नाम है, केमिकल नेम या रासायनिक नाम इसको बोल सकते हैं, थायामीन बोल सकते हैं, ठीक है। और B1 से ही आप बेरी बेरी याद रख लो, बेरी बेरी रोग होता है B1 से, बेरी बेरी। ये कौन सा रोग होता है, या न्यूराइटिस भी इसको कहते हैं, आगे बताता हूँ इसको न्यूराइटिस होता क्या, ठीक है। कुछ नॉर्मल काम देख लो, दो इंपॉर्टेंट चीजें, B1 रासायनिक नाम, थायामीन को कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। फोटो दिखा दूं बेरी बेरी की, ये देखो लिखा भी है, थायामीन डेफिशिएंसी, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है बेरी बेरी। ये देखो, देखो बहुत सारे रोगों की फोटो या बीमारियों की फोटो मैं दिखाने वाला था आपको, लेकिन फिर मैंने देखा तो बहुत खराब लगता है वो दिखाने में, है ना, कि इस बीमारी में ऐसा दिखता है, उस बीमारी में ऐसा दिखता है, तो अभी फोटो नहीं दिखा रहा हूँ आपको, वो बहुत फिर बेकार टाइप का लगने लग जाता है, ठीक है। अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ बेरी बेरी से क्या होता है, आपका जो तंत्रिका तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम मतलब आगे बताऊंगा, जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है ना, मतलब ब्रेन से, और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वहां से अलग अलग न्यूरॉन्स बहुत सारे पूरे बॉडी में जो फैले होते हैं और आपकी शरीर की जो क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण करते हैं, तो उसमें दिक्कत देता है फिर ये, ठीक है ना। तो ड्राई बेरी को समझो, ये ज्यादा अच्छे समझा पाएगा। इन सच इंस्टेंसेस द न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस बिकम्स इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड मतलब रुक जाता है। एज अ रिजल्ट द पेशेंट एक्सपीरियंसेस पेन एंड abnormal sensations such as tingling, tingling मतलब ऐसा जो चींटी का जैसा, है ना, कि शरीर पे चींटियां चल रही हैं ऐसा। Often in the peripheral regions, he or she may start to experience difficulties in speaking and the reflexes tend to weaken. मतलब आपके जो दैनिक क्रियाकलाप है ना, रोजमर्रा की जिंदगी के क्रियाकलाप है, वो भी करने में आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स इससे प्रभावित होने लग जाएंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं, वो प्रभावित होने लग जाएगा। तंत्रिका तंत्र जब आप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, तो उससे आपको पता चलेगा कि शरीर की जितनी गतिविधियां होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, उसको वो कंट्रोल करता है ना। इसमें एक नाम लिखा है, कहाँ गया, न्यूराइटिस। देखो इंग्लिश में अगर आपने पढ़ा होगा, एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी, शायद आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ी है, उसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर किसी को शौक हो तो पढ़ लेना, बहुत अच्छी बुक है वो। तो ये किताब है वर्ड पावर मेड इजी, मतलब बहुत ज्यादा अगर आपकी इंग्लिश कमजोर हो तो मत पढ़ना इसको, क्योंकि फिर वो समझ नहीं आएगा। अगर थोड़ी ठीक ठाक इंग्लिश हो, आप पैसेज वगैरह समझ जाते हो उसमें क्या लिखा है, और फिर आपको अगर अपनी वोकैब इम्प्रूव करनी है, इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, ठीक है ना,
तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, बहुत शानदार किताब है, थोड़ी सी मोटी है लेकिन लगभग 46 के अराउंड इसमें चैप्टर। तो इसमें रूट वर्ड का एक कॉन्सेप्ट है ना, तो उसी रूट वर्ड को जो मैंने पढ़ा था थोड़े पहले की बात है, तो ITIS ये था मेरे ख्याल से रूट वर्ड। उसका मतलब होता है कहीं पे जलन होना, क्या इसको एग्जैक्ट इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेमेशन होना, ठीक है ना। अगर आइटिस कहीं पे लगा हुआ है या इटिस कहीं पे लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे बात करें अगर अपन हेपेटाइटिस की, हेपेटाइटिस का क्या मतलब होता है, जो आपके लीवर से रिलेटेड होता है ना, हेपेटाइटिस A B, ठीक है ना। तो उसका क्या मतलब होता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है और साथ में वहाँ पे संक्रमण हो जाता है उस जगह पे इन्फ्लेमेशन के साथ, है ना। तो आइटिस का मतलब यही होता है कि एक रूट वर्ड होता है जिस किसी के साथ भी एसोसिएटेड होता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है, ठीक है। तो न्यूराइटिस की बात क्या हो रही है यहाँ पे, दो वर्ड में अगर इसको तोड़ दें आप तो न्यूरा, हिंदी में से तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड है, संधि विच्छेद इसमें आप नहीं कर सकते हो। तो न्यूरा से आप समझ लीजिए न्यूरॉन्स की बात कर रहा है ना, न्यूरॉन्स की यानी तंत्रिका की बात कर रहा है। आगे आपको बताऊंगा कि तंत्रिका तंत्र के बारे में। और आइटिस का क्या मतलब होता है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन या इसको संक्रमण भी कह सकते हैं। तो आपके न्यूरॉन्स में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है या कह सकते हैं जब संक्रमण हो जाता है और आपकी दैनिक गतिविधियां उससे प्रभावित होने लग जाती हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे काम भी आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये किसकी कमी से होता है, ये इस आपके विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। कहाँ चला गया भाई ये B1, ठीक है, ये इसकी कमी से होता है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये थायमिन इसका नाम है। बेरी से रोग होता है, बेरी रोग से क्या प्रभावित होता है, आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसको न्यूराइटिस भी कहते हैं, ठीक है। कार्य वही है, तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा B1 जो है विटामिन B3 के निर्माण में भी सहायक होता है और उपापचयी क्रियाओं में सहायक होता है। उपापचय क्या हुआ है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेटाबॉलिज्म कहते हैं इसको, उपापचय को मेटाबॉलिज्म इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें और क्या है, वेरिनेक कोर्सैकोफ, ये फलाना, ये फालतू का नाम है, इसको याद रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। वेरिनेक कोर्सैकोफ सिंड्रोम, अल्कोहल का सेवन और B1 की कमी, मतलब अगर आप दारू पीते हैं बहुत ज्यादा और उसके बाद दारू पीने के साथ साथ अगर आपके शरीर में B1 विटामिन B1 की कमी है तो आपको ये रोग हो सकता है। इसमें उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बेरी अक्सर पूछा जाता है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्रोत क्या है इसका, अनाज, अंडा, मछली, अंकुरित अनाज, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, अनाज, अंडा, मछली, अंकुरित अनाज, ये इसके सोर्सेज है। खास तौर पर रोग आएगा इसमें, ठीक है, रोग आ सकता है और इसके जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो आ सकता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन B2, B3 और B5, ठीक है। B2, B3 और B5, B4 अब पूछेंगे B4 क्यों नहीं, देखो B4 आते ही नहीं एग्जाम में और नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। जनरल विटामिन सी आते हैं, है ना। B2, B3, B5 तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनका नाम। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लोविन, B3 को बोलते हैं नियासिन और B5 को बोलते हैं पेंटाथेनिक एसिड, है ना। और भी नाम है इसके, जैसे B2 का और भी नाम है, जैसे विटामिन G के नाम से या लैक्टोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, लेकिन जनरली ये नहीं आते एग्जाम में, राइबोफ्लेविन ही आता है ना, राइबोफ्लेविन आता है। तो 1 से मैंने आपको बताया था एक थन, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊंगा, 2 सींग। सींग मतलब क्या, सींग किसके होता है, राइनो आपने सुना होगा ना, राइनो का क्या मतलब होता है, राइनो का मतलब होता है गेंडा, ठीक है। तो ऐसा इमेजिन करो कि गेंडे के कितने सींग हैं, 2 सींग है। वैसे एक सींग होता है जनरली गेंडे का, 2 सींग वाले भी होते हैं। तो ऐसा इमेजिन करो 2 सींग, किसके सींग, राइनो के सींग। राइनो मतलब क्या होता है, गेंडा, ठीक है ना। तो B2 ऐसे याद रख लो, 2 सींग किसके, राइनो के। तो राइनो से याद रखो राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। क्या विटामिन B2 क्या नाम है, राइबोफ्लेविन, और इसी को क्या कहा जाता है, पीला विटामिन कहा जाता है, पीला विटामिन, है ना। ये शुरू के 2 इंपॉर्टेंट है। B5 में आ जाते हैं, B3 बताता हूँ। B5 को क्या बोलते हैं, पेंटाथेनिक एसिड। तो इसको, ये तो बहुत सिंपल है याद रखना, पेंटाथेनिक एसिड, क्योंकि 5 जो वर्ड है ये पेंटा से एसोसिएटेड होता है। आपने पढ़ा होगा ना, 1 को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं, ऐसा, ठीक है ना, लंबा तक जाता है ये। तो 5 को पेंटा बोलते हैं, है ना। तो B5 को क्या बोलेंगे, पेंटाथेनिक एसिड। देखो अगर तुमको पर्सनली कोई ट्रिक आती है तो याद करो, लेकिन ट्रिक तभी यूज करना जब इसको 6-7 बार पढ़ लिया हो, क्योंकि पता चला एग्जाम हॉल में ट्रिक ही भूल गए तो
मान लो ट्रिक ही याद नहीं रहे, क्योंकि एक चीज की ट्रिक तो तुम बनाओगे नहीं ना कि केवल विटामिन याद करने की ट्रिक बनाओगे। अगर तुमने ट्रिक बना के रखी होगी तो हिस्ट्री की अलग ट्रिक्स बना के रखी होंगी, ज्योग्राफी में अलग ट्रिक्स बना के रखी होगी, साइंस में अलग ट्रिक्स बना के रखी होगी, पॉलिटी में अलग ट्रिक्स बना के रखी होगी, तो हजारों की मात्रा में तो ट्रिक्स होगी तुम्हारे पास। और अगर एग्जाम हॉल में ट्रिक्स ही भूल गए तो फिर कैसे करोगे, ठीक है। तो ट्रिक्स जो है वो बाद में आती है, पहले इसको 6-7 बार पढ़ लो ताकि तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ जाए, ताकि जैसे ही एग्जाम में सामने आए B2 तो तुमको याद आ जाए मेरी वॉइस कि टू टू मतलब दो सींग, किसके सींग, राइनो के। तो राइनो से याद रखो राइबो, राइबो फ्लेविन। और B5 तो वैसे ही याद हो जाएगा पेंटाथेनिक एसिड, और B3 नियासिन, B3 नियासिन या निकोटिक एसिड, है ना। अब इसका मेरे को कुछ मिला नहीं है 3 का, B3 का नियासिन। जो भी तुमको समझ में आता हो यहाँ पे ऐसा ट्रिक बना के लिख लेना, ठीक है। B3 नियासिन कहते हैं, B3 नियासिन। जो भी ट्रिक समझ में आए, जो भी गंदी से गंदी ट्रिक समझ में आए ना, तो लिख लो। अपने को क्या है, अपने को तो याद करना है, ठीक है। तो ये 3 आपके हो गए, तीनों के वैज्ञानिक नाम हो गए, वैज्ञानिक बोल रहा हूँ, रासायनिक नाम हो गए, ठीक है। तीनों जो विटामिन है, ये 3 एक साथ क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये श्वसन या इंग्लिश में इसे कहते हैं रेस्पिरेशन, उसमें सहायक होते हैं। और तीनों के तीनों विटामिन उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में भी सहायक होते हैं, ठीक है। ये तीनों विटामिन B2, B3, B5, ये तीनों श्वसन यानी रेस्पिरेशन में सहायता करते हैं और उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में भी सहायता करते हैं, ठीक है। अब तीनों की कमी से रोग देख लेते हैं। कोई भी विटामिन हो, उसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि उसका केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, और दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है ना। तो B2 से देख लेते हैं, B2 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। 3 बीमारियां देखेंगे। ये किलोसिस, मैंने इमेज निकाली थी लेकिन बहुत खराब इमेज आ रही थी, तो मैं भी इमेज आपको दिखा नहीं रहा हूँ, अब इमेजिन कर लेना, ठीक है। B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, किलोसिस होता है। किलोसिस मतलब होठों का फटना, यानी होठों का, एग्जैक्ट होठों का नहीं, होठों के किनारों का फटना। आपके किनारे, होठ के किनारे जो 2 होठ आपस में मिलते हैं ना, किनारे किनारे पे, दोनों साइड पे, तो वहां पे फटने लग जाता है, उसको बोलते हैं कीलोसिस, ठीक है ना। उसके बाद होता है ग्लोसाइटिस, ये होता है जीभ का संक्रमण। जीभ का संक्रमण कैसा, देखो 2 छाले होते हैं ना, एक सफेद वाला छाला होता है, ठीक है ना। बोलेगा सर ये क्या बताना है, सफेद वाला छाला, लाल वाला छाला, भाई जो नाम है वो तुमको बता रहा हूँ, है ना। ग्लोसाइटिस का मतलब क्या होता है, एक जो छाला होता है वो सफेद वाला होता है, वो सफेद वाला नहीं, है ना, वो जो रेड कलर का होता है ना, रेड कलर के 2-3 कई जगह हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि सूज गया है वहां पे जीभ में, ठीक है, बहुत सारे हो जाते हैं रेड कलर के, उसी को बोलते हैं ग्लोसाइटिस, ठीक है। और तीसरा है कीरेटाइटिस। कीरेटाइटिस का मतलब होता है गालों का शुष्क होकर फटना, जो आपके गाल फटने लग जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें भी आइटिस आ रहा है ना, आइटिस, आइटिस, है ना। तो आइटिस का मतलब ही होता है, रूट वर्ड आपको बता चुका, इन्फ्लेमेशन। तो किसी भी जगह पर आपके किसी भी सेल में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होगा तो वहां पे बीमारियां होंगी। और इन्फ्लेमेशन अगर आपको हटाना है तो बहुत अच्छा तरीका होता है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दो, है ना। जैसे प्राणायाम वगैरह करके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाओगे तो इन्फ्लेमेशन वैसे ही बॉडी का कम हो जाता है। तो ये 3 आपके रोग हो गए किसके, विटामिन B2 की कमी से। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा। अब पेलाग्रा नाम जब मैंने पहली बार सुना था तो बहुत हंसी आ गई थी मुझको, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे हंसी क्यों आई थी, लेकिन आप आगे पढ़िए। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। B3 पेलाग्रा, B3 पेलाग्रा। अब इसको आपको याद कैसे करना है, देखो याद करने के लिए आप चाहे तो अपनी ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तीनों लोग मिलके पेलेंगे। क्या बोल रहा हूँ, तीनों लोग मिलके पेलेंगे, ये आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, धमकी नहीं दे रहा हूँ, याद करने के लिए बता रहा हूँ। तीनों लोग, B3, तीनों लोग, देखो ये रोग आते नहीं है एग्जाम में जनरली, ये आता है, पेलाग्रा आता है, ठीक है ना। तीनों लोग मिलके पेलेंगे मतलब विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, पेलाग्रा होता है। और इससे क्या होता है, त्वचा पर सफेद दाग, हथेली पे। आपको चलो आपको दिखा देता हूँ फोटो, लेकिन थोड़ी खराब सी फोटो है ना, जल्दी से फोटो देख लो, बिल्कुल जल्दी से फोटो देख लो, ठीक है। इसके बाद बंद करता हूँ स्क्रीन पे, बहुत खराब लग रहा होगा लेकिन बस देख लो। त्वचा पे इस टाइप के ऐसे चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है। पहले हाथ से स्टार्ट होता है और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे शरीर में फैल जाते हैं, ठीक है। देख लिया, चलो इसको हटाता हूँ। अब आते हैं, पेलाग्रा हो गया। और इसके अलावा 4D सिंड्रोम इसी के कारण होता है। 4D सिंड्रोम का क्या मतलब होता है, देखो 4D होते हैं। कौन कौन से 4D होते हैं, डायरिया, डिमेंशिया, और जो आपका चौथा नंबर का होता है वो होता है डेथ, ठीक है।
डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। डर्मेटाइटिस का क्या मतलब होता है? देखो डर्मा, फिर आपको जो बताया था रूट वर्ड होता है डर्मा। डर्मा का जो स्किन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो डर्मा में आती हैं, ठीक है। और आइटिस है लास्ट में, मतलब जो इन्फ्लेमेशन है। तो जो पेलाग्रम मैंने आपको बताया, इन्फेक्शन कहाँ पे होता है? इन्फेक्शन स्किन पे होता है, ठीक है ना। स्किन यानी त्वचा से रिलेटेड है, तो उसी को बोलते हैं डर्मेटाइटिस, ठीक है, क्योंकि वो स्किन से रिलेटेड है। तो नंबर 1 डी ए हो गया। दूसरा हो गया आपका डायरिया, है ना। उसके बाद कहाँ पे पहुंचते हैं? डायरिया स्टार्ट हो जाता है। फिर होता है आपका डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब याददाश्त में आपकी कमी आने लगती है। और चौथा डी जो आपका होता है आपकी एंड स्टेज, जहां पे डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपका 4 डी, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया एंड जो लास्ट है वो है आपका डेथ, है ना। इसको 4D सिंड्रोम कहते हैं। और बस याद रखिए B3। तो मैंने आपको याद करने की क्या तकनीक बताई है? तीनों लोग मिलके पेलेंगे 3 से पेलाग्रा, ठीक है। ये आता है एक्सेल एग्जाम में। नेक्स्ट मूव करते हैं, विटामिन B5 की कमी से, ये इतना कुछ आता नहीं है लेकिन फिर भी याद रखेंगे। बर्निंग फीट सिंड्रोम या बालों का झड़ना। बर्निंग फीट सिंड्रोम क्या होता है? आपको कई बार शायद हो गया होगा, या जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी कई बार हो जाता है। पैर के तलुए जो होते हैं ना, जो फीट नीचे का, जो पैर का नीचे वाला भाग होता है, वो अक्सर जलन करने लगता है, जलने लगता है। दर्द की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जलने की बात कर रहा हूं। तो पैर के जो तलुए होते हैं, तलुए समझते हो ना, तलुए, है ना, वो जलने लग जाते हैं। इसी को बोलते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम। ये किसके कारण होता है? आपके विटामिन B5 की कमी के कारण होता है। और इसके अलावा बालों का झड़ना भी होता है, ठीक है। और ये तीनों विटामिन जो आपको बताए हैं, इनके जो सोर्स हैं, कौन से इनके सोर्स हैं? दूध, पनीर, यीस्ट जिसको हिंदी में कवक कहते हैं, हरी सब्जियां इत्यादि। देखो जनरली स्रोत आता नहीं है, बहुत कम आता है ना। तो ये उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, पढ़ता है इसको, लेकिन जनरली नहीं आता है ना। दूध, पनीर, यीस्ट, कवक, यीस्ट मतलब कवक होता है, हरी सब्जियां इत्यादि। अब नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन B6। विटामिन B6 6 का क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। अब देखो अपनी तरफ से तुम एक काम करना, यहाँ तो डिटेल में बता दी, आप एक पेज अलग से लेना, ठीक है। एक अलग से पेज लेना, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना? विटामिन लिखना, उसके सामने उसका जो रासायनिक नाम है सिर्फ वो लिखना, है ना। सिर्फ आप विटामिन लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे। जैसे आपने लिखा ए से स्टार्ट, ए अलग रखना, सी अलग रखना, इस टाइप के अलग रखना। और बी के जितने विटामिन है ना, जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, तो बी कॉम्प्लेक्स के जितने विटामिन है उनकी अलग से लिस्ट बनाना, ठीक है ना। और बाकी विटामिन है उनकी अलग से लिस्ट बनाना, मिक्स मत करना, ठीक है। बी की लिस्ट अलग बनाना और बाकी विटामिन की लिस्ट अलग बनाना। तो उस लिस्ट में डायरेक्ट सामने सामने उनके जो रासायनिक नाम है वो लिखते जाना। तो उससे आपको क्या होगा? याद होता जाएगा। और चाहो तो आगे और एक मेन बीमारी का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे अभी आपको जो बताया ऊपर बीमारियों के नाम, तो विटामिन के नाम, उसके जस्ट बगल में उसका रासायनिक नाम, और उसके आगे एक बीमारी का नाम लिख सकते हो कि उस विटामिन की कमी से कौन सी एक मुख्य बीमारी होती है। ये याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो विटामिन B6 देखते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। क्या है इसका रासायनिक नाम? पायरिडॉक्सिन। और इसका कार्य क्या है? प्रोटीन के उपापचय में सहायक। उपापचय का मतलब मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। अगर आपके शरीर में B6 की कमी है तो उससे क्या होगा? शरीर का वजन कम रहना, बालों का झड़ना। देखो शरीर का वजन कम क्यों रहेगा? मान लो आप खूब सारा प्रोटीन खा रहे हो, लेकिन उस प्रोटीन का यूज ही नहीं कर पा रहे हो। आपने ऊपर से खाया और नीचे से निकाल दिया, ठीक है ना। प्रोटीन का आप यूज कर ही नहीं पाए, है ना। तो उस प्रोटीन का सही तरीके से आपकी बॉडी में यूज हो सके, इसके लिए B6 काम आता है। अगर प्रोटीन का यूज हो नहीं कर पाएगी बॉडी, तो आपके शरीर का वजन कैसे बढ़ेगा? मसल्स कैसे डेवलप होंगी? मसल्स कैसे ग्रो होंगी आपके शरीर में, ठीक है। तो इस कारण से आपके शरीर का वजन जो रहेगा वो कम रहेगा, और इसके अलावा बाल भी आपके झड़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो B6 जो होता है ये किस चीज में काम आता है? प्रोटीन के उपापचय यानी प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, ये सहायता करता है, ठीक है। और स्रोत वही जनरल स्रोत होते हैं अक्सर, मांस, अंडा, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। अब 2 विटामिन जो हैं, एक B7 था और एक B9 था ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। B7, 9 और 12, है ना, ये 3 इंपॉर्टेंट है, 7, 9 और 12। तो 7 से स्टार्ट करते हैं। 7, आपने कई बार सुना होगा बायोटीन की टेबलेट, है ना, बायोटीन की टेबलेट। कई बार जो जिनके बाल झड़ रहे हैं, अगर वो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए होंगे, तो वो डॉक्टर हमें अक्सर जो रहता है बायोटीन की टेबलेट लिखता है। तो वो बायोटीन क्या होता है? विटामिन B7 होता है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? विटामिन B7 का नाम क्या है? बायोटीन, ठीक है, बायोटीन। बायोटीन, इसी को विटामिन H भी कहते हैं। विटामिन H मतलब हेयर, है ना, कि बालों की ग्रोथ के लिए ये जरूरी होता है, बायोटीन। तो B7 का नाम क्या है? बायोटीन। और विटामिन H के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों के मेटाबॉलिज्म में सहायता करना है।
ऊपर जो आपको विटामिन बताया था विटामिन B6, ये केवल प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है। ये जो B7 है आपका बायोटीन, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है, ठीक है ना। अब उसके बाद आते हैं डर्मेटाइटिस, ये त्वचा में संक्रमण हो जाता है इसकी कमी से, और ये आपको बता दिया। इसमें आपको क्या नाम रखना है, B7 का नाम आपको क्या याद रखना है, बायोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ फिर से। B7 का नाम क्या है, बायोटीन। अक्सर यही आता है एग्जाम में, B7 का नाम क्या है, बायोटीन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्रोत। तो आपने देख लिया आपको मतलब कहाँ कहाँ से B7 मिलेगा, तो वो सारी चीजें जिनसे आपको प्रोटीन ज्यादा मिलता है। कौन कौन सी चीजों से प्रोटीन आपको ज्यादा मिलता है, दूध से आपको प्रोटीन ज्यादा मिलता है, अंडे से आपको प्रोटीन मिलता है, पनीर से आपको प्रोटीन मिलता है। तो ये आपके मेन सोर्सेस होते हैं B7 के। डॉक्टर भी कई बार आपको ये बोलते हैं कि अगर आपके बाल ज्यादा गिर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है, ठीक है। तो B7 को याद रखिए, क्या नाम है B7 का, बायोटीन नाम है। और बायोटीन के सोर्स अगर आप याद रखना है तो सिर्फ प्रोटीन के सोर्स याद रख लीजिए। प्रोटीन के सोर्स क्या है, दूध होता है, अंडा होता है, पनीर होता है, और इसके अलावा फल और सब्जियां होती है। लेकिन शुरू के ये जो 3 है ये होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉलोसीन तो कम आता है, फॉलिक अम्ल ज्यादा आता है, ठीक है, फॉलिक एसिड ज्यादा आता है। इसका नाम फॉलिक एसिड या फॉलोसीन के नाम से इसको जाना जाता है, या विटामिन M के नाम से भी इसको जाना जाता है, B9, ठीक है ना। फॉलोसीन या फॉलिक अम्ल के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये किसके में सहायता करता है, आरबीसी के परिपक्वन में सहायक होता है। आरबीसी का परिपक्वन, इससे मतलब आप क्या समझते हो, आरबीसी के परिपक्वन का क्या मतलब होता है। देखिए आरबीसी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ऐसा आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए जो अपरिपक्व आरबीसी होती, इमेच्योर आरबीसी जो होती है वो आकार में बड़ी होती है, साइज में बड़ी होती है। इमेच्योर आरबीसी जो होती है वो आकार में बड़ी होती है और उसमें केंद्रक जो होता है वो पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो परिपक्व आरबीसी होती है, जो मैच्योर हो जाती है आरबीसी, वो छोटी होती है और उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो ये आरबीसी के परिपक्वन में या मैच्योरेशन में सहायता करता है B9, ठीक है। B9 का नाम क्या है, ये मेन नाम है, अभी आप याद रखेंगे, फॉलिक अम्ल या फॉलोसीन याद रखेंगे, ठीक है। विटामिन M भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अधिकता से आकार में बड़ी हो जाती है, ये उतना कुछ काम नहीं है, यीस्ट साबुतना ये कुछ काम नहीं है, ठीक है इसका, बस वो अपन ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड या फॉलीसीन के नाम से इसको जाना जाता है। आरबीसी के परिपक्वन या मैच्योरेशन में सहायक होती है। और अपरिपक्व यानी इमेच्योर आरबीसी की अधिकता, ये आरबीसी आकार में भी बड़ी होती है। मतलब वही मैंने आपको बताया, जो इमेच्योर आरबीसी होती है ना, उनका साइज बड़ा होता है और उनमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। इसी को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से जाना जाता है, और इससे मुंह में छाले भी होते हैं। बस हो गया, स्रोत वगैरह ये कभी एग्जाम में आता नहीं है ना। उसके बाद विटामिन B12 कहते हैं। विटामिन B12 जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट। और कोबाल्ट से ही मिलता जुलता नाम है इसमें, साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, और इसका नाम भी इससे मिलता जुलता है, साइनोकोबाल्मिन। यहाँ कोबाल्मिन यहाँ इसीलिए है क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, साइनोकोबाल्मिन। B12 का नाम, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। B12 का नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन। अपने मन में बोलो, मन में बोलो, B12 का नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसका काम क्या है, आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है और डीएनए के निर्माण में भी सहायता करता है। और इसकी कमी से घातक एनीमिया होता है, परनीशियस एनीमिया होता है। घातक एनीमिया मतलब शरीर में बहुत ज्यादा ब्लड की कमी हो जाती है, इसको बोलते हैं घातक एनीमिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसका जो रासायनिक नाम है वो इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबाल्मिन। और इसकी कमी से, B12 की कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती है, और उसी खून की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है, ठीक है ना। इतना आपको इसमें याद रखना है। B12 के स्रोत की बात करें कि कहाँ कहाँ से आपको मिलता है, तो मेनली ये जो है, जो मांसाहारी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है B12, यानी कौन कौन से, अंडा, मांस और यकृत में, ठीक है। शाकाहारी की अगर बात की जाए तो स्पिरुलिना एक शैवाल होती है, ये समुद्र में ज्यादा पाई जाती है, कछुओं को खिलाने के लिए भी ये काम आती है, और अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं वो भी अपने साथ ही लेके जाते हैं, तो उसमें भी जो आपका B12 है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्पिरुलिना या स्पाइरुलिना या स्पिरुलिना भी कह सकते हैं आपको, ठीक है।
ये शैवाल देखी होगी ना आपने, नहीं देखी होगी तो गूगल में सर्च करना स्पिरुलिना के नाम से, ठीक है। कछुए इसको खाते हैं, मतलब घर में जो लोग कछुए पालते हैं ना वो कछुओं को खिलाते हैं स्पिरुलिना शैवाल, ठीक है। हरे कलर का होता है ये, है ना। तो B12 जो होता है ज्यादातर ये जो है मांसाहारी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, अंडा, मांस और यकृत में पाया जाता है। B12 इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इसका, साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम है ना। अब दो लास्ट के विटामिन बचे हैं, एक आपका विटामिन सी है, ये इंपॉर्टेंट है विटामिन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप ये याद रखो विटामिन सी के नाम से जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप अपने मन में एक इमेज बनाओ। विटामिन सी, आंख बंद करो और मैं जो बोल रहा हूँ विटामिन सी यानी नींबू, है ना। अजीब लगेगा लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ करके तो देखो। विटामिन सी, आंख बंद करो, जब भी आपके दिमाग में विटामिन सी का नाम आए तो एक ही नाम आना चाहिए, क्या, नींबू। क्या आना चाहिए, नींबू। और नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विटामिन सी जो होता है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। सी, अब ये जो सी मैं बोल रहा हूं ना, ये सी से आप याद कर सकते हो इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम, और इसकी कमी से जो रोग होता है। देखो ये जो सी है, सा का साउंड करता है, सी, सा निकलता है ना मुझसे, सा। तो इसको ऐसे याद रखना है, स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी है ना, सी, विटामिन सी, तो सी से याद रखो क्या, स्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक मत याद रखो, स्कॉर्बिक। मान लो ये जो ए लिखा ना यहाँ पे एस्कॉर्बिक, ए को यहाँ से हटा देता हूँ, अगर ए को हटा देता हूँ यहाँ से स्टार्ट करो, एस सा से, तो क्या होगा, विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल या स्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है। सी मतलब स्कॉर्बिक, क्या है, स्कॉर्बिक, बोलो मन में, स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक, सी मतलब स्कॉर्बिक। और इसी सी से, इससे की कमी से जो रोग होता है, जो बीमारी होती है वो भी आ जाएगा, क्या, स्कर्वी, स्कर्वी। सी क्या होता है, स्कर्वी, स्कर्वी, स्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी, स्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, स्कर्वी रोग होता है। स्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है। बात आई समझ में, ठीक है। तो ये कमी से क्या रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और स्रोत क्या है इसके, खट्टे फल होते हैं। कौन कौन से, नींबू आपको बता दें, नींबू में भी होता है, मौसमी, मौसम्बी, मौसम्बी आता है ना, मौसम्बी, संतरा, आंवला, अमरूद और मिर्ची में भी ये पाया जाता है, ठीक है। और इसकी कमी से अक्सर मसूड़ों में खून आने लगता है ना, मसूड़ों में खून आने लगता है। क्या बात आई समझ में, मसूड़ों में खून आने लगता है। और इसके अलावा भी विटामिन सी जो है एंटीबॉडी का निर्माण करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ने से क्या होता है, आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता और शक्ति आपकी बढ़ती है। इसीलिए कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कई डॉक्टर्स जो होते हैं वो सलाह देते हैं कि विटामिन सी इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए। उससे क्या होता है, विटामिन सी इंटेक बढ़ाने से आपकी शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, यानी एंटीबॉडी का निर्माण ज्यादा होता है, ठीक है। तो विटामिन सी में 3-4 फैक्ट कौन से याद रखेंगे, आंख बंद करो और मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। सी, विटामिन सी, सी से क्या समझ में आया, स्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। स्कर्वी, इससे रोग होता है। इस रोग में क्या होता है, दांतों और मसूड़ों से खून आने लगता है, ठीक है ना। और इसके स्रोत क्या है, खट्टे फल। नींबू मैंने आपको बताया, नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। तो इसके स्रोत जो है, ज्यादातर स्रोत जो खट्टे होते हैं, जैसे मौसम्बी हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया। और इसके अलावा जो खट्टे नहीं है वो है अमरूद। अमरूद अगर जिसको नहीं पता होगा तो कई लोग इसको जाम भी कहते हैं, ठीक है। इंदौर साइड अमरूद को जाम कहा जाता है। और मिर्ची इसके स्रोत हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक लास्ट विटामिन है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विटामिन पी। ये भी खट्टे फलों में होता है और हेस्पेरेडीन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, हेस्पेरेडीन कहते हैं, ठीक है। और ये रक्त नलिकाओं की पारगम्यता, पारगम्यता मतलब परमिएबिलिटी एवं मजबूती के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो इतने आपके विटामिन थे, बस इतने ही विटामिन है। आप अपनी तरफ से मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो करना, एक अलग से पेपर लेना, एक शीट लेना, उसमें जितने भी विटामिन हैं सिर्फ आपको उसमें विटामिन के नाम लिखने हैं और उनके जो केमिकल नेम है, जो रासायनिक नाम है वो लिख लेने हैं, ठीक है ना। बस आपको ये लिखना है। और अगर और लिखना चाहें तो एक एक बीमारी का नाम लिख सकते हैं उसके बगल में। बी फैमिली के जितने भी विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स के जितने विटामिन है वो आप अलग से लिखेंगे, उसको बाकी विटामिन के साथ मिक्स नहीं करेंगे। जैसे आपने लिखा विटामिन के, ई, डी, ए, सी, है ना, ये विटामिन आपने लिखा तो इनको अलग से लिखेंगे। लेकिन बी फैमिली के विटामिन आप अलग से लिखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12 ये सारे अलग से लिखेंगे, सबके सामने उनके नाम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां से आपके जो विटामिन वाला चैप्टर है, विटामिन आपके सारे खत्म होते हैं।
अब उन पोषक तत्वों की बात कर लेते हैं जिनकी शरीर को बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है ना। मतलब इनकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है, जिस तरह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की हमें जरूरत होती है ज्यादा मात्रा में, इनकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है। और अगर इनको ज्यादा ले लिया जाए तो शरीर को फिर नुकसान पहुंच सकता है ना। मतलब जितना रिकमेंडेड डोज है, जितनी कम मात्रा में इनकी जरूरत होती है उतना लिया जाए तो फायदा करता है, और कम हो जाए तो नुकसान है, और बहुत ज्यादा हो जाए तो नुकसान होता है इनमें। ठीक है, इनको हिंदी में कहते हैं खनिज लवण, और इंग्लिश में इनका नाम होता है मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। ठीक है, खनिज को इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स और लवण को कहते हैं सॉल्ट्स। तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो का मतलब ज्यादा होता है, ठीक है, मैक्रो मतलब ज्यादा और माइक्रो मतलब होता है कम। तो एक दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व होते हैं जिन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मैक्रो, है ना। और एक होते हैं सूक्ष्म मात्रिक जिन्हें कहते हैं माइक्रो। डिफरेंस है ना, माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा यानी कि या फिर कम होता है, और मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा। तो ऐसे पोषक तत्व जिन जो एक दिन में आपको कितने चाहिए, 0.1 ग्राम, एक दिन की मात्रा बता रहा हूँ, 0.1 ग्राम आपको चाहिए, वो आपके कहलाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। और ऐसे पोषक तत्व जो आपको चाहिए होते हैं 0.01 ग्राम। ठीक है, ये कितना है, 0.01 ग्राम। तो ऑब्वियस सी बात है ये कम है, 0.01 ग्राम। तो जो 0.01 ग्राम चाहिए होता है उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि कम मात्रा में चाहिए होता है, सूक्ष्म मात्रिक। और जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है 0.1 ग्राम, उसे कहते हैं दीर्घ मात्रिक। ठीक है, तो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व यानी कि जो 0.1 ग्राम आपको चाहिए रहता है डेली। ठीक है, तो उनमें ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 हैं टोटल। कौन कौन से, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है और क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन का Cl होता है यहाँ पे सिंबल। ठीक है, तो इनको कहते हैं दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। ये पर डे इनकी रिकमेंडेड जो डोज रहती है 0.1 ग्राम डेली चाहिए होता है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में, 0.01 ग्राम जिनकी डोज रहती है कम, जो चाहिए रहती है, ये है आपकी ये लौह तत्व यानी लोहा जिसे कह सकते हैं, आयरन जिसे कह सकते हैं, आयरन चाहिए होता है, Fe जिसका सिंबल होता है। ठीक है, Fe। तांबा, कॉपर जिसे कहते हैं Cu, मैग्नीज, Mn सिंबल होता है, जिंक का Zn होता है, सेलेनियम का Se, आयोडीन का I, कोबाल्ट का Co, क्रोमियम का Cr और मोलिब्डेनम का M, और फ्लोरीन का F होता है। ठीक है, तो ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और ऊपर जो आपके बताया ये है आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या दीर्घ मात्रिक आपको चाहिए होता है एक दिन में कितना, 0.1 ग्राम। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चाहिए होता है 0.01 ग्राम। ठीक है, ये हो गया, उतना खास मेरे ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और संतुलित भोजन तो आपको पता है, संतुलित भोजन कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें आपके शरीर को जितने भी पोषक तत्व चाहिए वो सारे पोषक तत्व उस भोजन में होने चाहिए। प्रोटीन्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, है ना। ये सारे चीजें जिस भोजन में है उसे संतुलित भोजन कहा जाता है, बैलेंस्ड डाइट जिसे हिंदी में कहते हैं। और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। और प्रतिदिन आवश्यकता अगर देखें तो एक जो साधारण सामान्य सामान्य मनुष्य की बात की जाए, सामान्य मनुष्य की, तो कार्बोहाइड्रेट 400 से 600 ग्राम चाहिए होता है, प्रोटीन 80 से 100 ग्राम चाहिए होता है, और वसा 60 से 80 ग्राम तक चाहिए होता है। ठीक है, ये एक डेली रिकमेंडेड डोज है। ये वेरी करती है, अलग अलग होती है। कैसे अलग अलग होती है, आपके शरीर के अनुसार अलग अलग होती है। ठीक है, अब हर व्यक्ति ऐसा तो नहीं है ना कि उसका वजन सेम हो। कोई अगर 6 फुट का आदमी हो जिसका 80 किलो वजन हो, ठीक है, तो उसके लिए ये मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है ना, सेम ऐसे कोई आदमी मान लो 5 फुट 4 इंच का है और उसका वजन कम है, जैसे 60 से 65 किलो के आसपास है, तो उसके लिए मात्रा ये कम भी हो सकती है। ठीक है, तो कम और ज्यादा ये मात्रा हो सकती है। और एक सामान्य वयस्क नर, एक एडल्ट मेल की बात करें तो 2800 किलो कैलोरी प्रतिदिन उसको चाहिए होती है खाने से, मतलब शरीर को चलाने के लिए, कि इतना अगर उसको मिलता रहे तो उसकी जो डेली के काम है उनमें कोई बाधा नहीं आएगी, आराम से शरीर जो चलता रहेगा। और फीमेल्स की अगर बात की जाए तो 2300 किलो कैलोरी प्रतिदिन उनको चाहिए होती है। फीमेल्स को कम चाहिए होती है, मेल्स को ज्यादा चाहिए होती है। ये बढ़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि 2800 से ज्यादा नहीं खा सकते। ये डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हैं। अगर आप कोई किसान है या मजदूर है या कोई पहलवान है या स्पोर्ट्समैन है, ठीक है ना, तो आपकी कैलोरी की मात्रा बढ़ सकती है, 3000 हो सकती है, 4000 हो सकती है, 5000 भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हैं, आपकी ऊंचाई कितनी, हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, ठीक है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर सामान्यतया बात की जाए कि शरीर को चलाने के लिए कितनी जरूरत होती है, तो वो ये इतनी जरूरत होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, अब आपको एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है ना, विटामिन
के का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि प्रोटीन्स में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, कौन से बंध पाए जाते हैं, प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा बंध पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3, वसा या लिपिड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड या कौन सा बंध पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3, वसा या लिपिड में कौन सा बॉन्ड या कौन सा बंध पाया जाता है। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चंस के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, क्या है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उस आपको लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को। और बाकी जो सारी यूनिट्स मैंने करा दी हैं, वो सारी यूनिट्स के वीडियो के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। ठीक है ना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और क्वेश्चन जो मैंने पूछे उसके आंसर आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।